प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी डायनेमो भी कह देते हैं। आपने देखा होगा ब्याह शादियों में, जहाँ दुकानों वगैरह में, फैक्ट्रियों में आपने देखा होगा जनरेटर लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इट इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये है एसी जनरेटर का काम। वैसे तो ये एसी जनरेटर जो नाम है मिसनोमर है। एक्चुअली तो मिसनोमर का मतलब ये नाम गलत रखा हुआ है। जनरेट थोड़ा कर रहा है, ये तो कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आगे प्रिंसिपल, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड। आप कॉइल यहाँ देख रहे हैं, ये दो परमानेंट मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर सकते हो आप। तो ये बीच में कॉइल है जिसे आर्मेचर कह देते हैं। आपने देखा होगा कई नंबर ऑफ टर्न जितनी ज्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ये बाद में बात करते हैं। हमने एक लूप ली है PQRS। When a coil is rotated about an axis perpendicular to the direction of uniform magnetic field, an induced EMF is produced in the coil। ये है जो Faraday's law of electromagnetic induction वो यूज हो रहा है। जब ये कॉयल जो बीच में रखी है, जहां तो एक लूप ही लिया ना हमने, अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो तो अगर ये बीच में घूमेगी तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट करेगी। तो इस वायर में, इस लूप में EMF इंड्यूस होगी। इन एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक कर लें जरा, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमने अच्छी तरह समझा हुआ है पहले भी। लोग कैसे काम करता है कंस्ट्रक्शन देख लें। आर्मेचर, अ रेक्टेंगुलर कॉपर कॉयल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर इज कॉल्ड आर्मेचर। ये जो कॉयल है ना, इसको एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा होता है। ये इंसुलेटेड वायर होती है, एनेमल्ड वायर्स होती हैं ये जो कॉयल्स होती हैं, ताकि शॉर्ट ना हो। उससे क्या होता है, जो ये है ना सॉफ्ट आयरन, इससे ना मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाता है, उतना फिर EMF ज्यादा इंड्यूस होगी। इसे आर्मेचर कहते हैं। जैसे PQRS, अगर इसकी टर्न्स बढ़ा दें तो आर्मेचर बन जाता है। जहां तो हमने एक ही लूप की बात की है ना। फील्ड मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स हैविंग कनकेव पोल्स आर यूज्ड। आर्मेचर इज रोटेटेड अबाउट द पोल्स ऑफ बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये ना जो जहाँ रखे होते हैं ना परमानेंट मैग्नेट, ये कनकेव टाइप होते हैं, ऐसे कनकेव टाइप, ताकि उसमें जरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन सके। फिर दूरी एक जैसी रहेगी ना इस कॉइल के साथ, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म रहता है। आगे स्लिप रिंग्स, द लीड्स ऑफ द आर्म्स ऑफ द आर्मेचर। ये आर्मेचर आ रहा है, जो PQRS से इसकी लीड्स आ रही हैं, दो तारें, तो ये लगी होती हैं स्लिप रिंग्स के साथ। ऐसे स्लिप रिंग्स इस तार के साथ ही घूमती है, ऐसे ये दो लगी होती है। आर्मेचर आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स। इनका नाम रख लेते हैं R1 एंड R2। These rings help to provide movable contact, so these rings are called slip rings। ये movable contact बनाती हैं किसके, ब्रशेस के साथ। ये घूमती हैं, ये ब्रशेस लगे हुए हैं साथ में, इसके साथ कांटेक्ट बना रहता है, जिससे फिर करंट फ्लो करता है किसी भी लोड में। जैसे जे रेजिस्टेंस लोड लगाया, बल्ब भी लगा सकते, कोई भी लोड लगा सकते हैं। आगे ब्रशेस, द फ्लेक्सिबल मेटेलिक पीसीज B1 एंड B2। ये वाले ਇਹਦਾ नाम B1 पा दो, जे वाले B1, जे B2। ये ब्रशेज होते हैं, ज्यादातर तो ये कार्बन के ही बने होते हैं। आर यूज टू पास ऑन करंट फ्रॉम आर्मेचर टू द स्लिप रिंग्स अक्रॉस द एक्सटर्नल लोड। ये इसका कॉन्टेक्ट इसके साथ बना रहता है। जैसे आपने देखा हो ना, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन के ऊपर आप देखते हो
तारे के साथ कांटेक्ट बनाता है ना, रॉड लगी होती है, उसके साथ ब्रशेज लगे होते हैं, बस सेम केस जहाँ है। ये स्प्रिंग ये काम करता है इसे इसके साथ कांटेक्ट बनाने के, क्योंकि ये इसे धकेलेगा ना परे, तो इसके साथ इसका कांटेक्ट बना रहेगा। किसके साथ? स्लिप रिंग्स के साथ। एज द स्लिप रिंग्स rotate, the brushes provide movable contact by keeping themselves pressed against the rings। ये स्प्रिंग्स का काम है। ये स्लिप रिंग्स के साथ ये ब्रशेस हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। आगे अब वर्किंग देखते हैं। द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर कैन बी एक्सप्लेन्ड विद 5 डिफरेंट पोजीशंस। लो PQRS ये हम एक आर्मेचर मान लेते हैं। टेक T इज इक्वल टू 0 जब टाइम 0 है, जब T/4 है, T/2 है। 1/4 रोटेशन, 1/2 रोटेशन, 3/4 रोटेशन होगी, ये कंप्लीट रोटेशन होगी। ये T इज इक्वल टू 3T/4, T इज इक्वल टू T। लो ये 5 डिफरेंट पोजीशन आगे देखते हैं। लो ये बुक से देखते हैं। ये मैंने न साथ में बताने के लिए आपको ये बना दिया है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये परमानेंट मैग्नेट है। तो इसको ले लिया हमने, एक लूप ले लिया है जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर में जरा ज्यादा होती है नंबर ऑफ कॉइल्स। तो पहली पोजीशन तो ऐसी ही होगी ना। जरा ध्यान से समझने वाली बात है इसमें। इसका मतलब ऐसे हो गया, फील्ड चल रहा है नॉर्थ से साउथ पर, तो ये पोजीशन है। आप देखोगे जो इसका एरिया वेक्टर है ना, ये इसका सरफेस का जो कॉइल का, वो इसके लाइन के आ गया। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ना, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया? 0। तो साइन 0 कितना होता है? 0। ये बाद में बात करेंगे हम। तो इस समय जो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस है मिनिमम कट हो रही है। तो जहां मिनिमम जो मैग्नेटिक फील्ड कट हो रहा है, इसलिए ईएमएफ मिनिमम जहां इंड्यूस होगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, जहां से शुरू होगा। साथ में ग्राफ की बात भी कर लेते हैं। देखो जहां आ गया ना ग्राफ, जहां 0 से ईएमएफ मिनिमम इंड्यूस हो रही है, तो 0 ईएमएफ है। अब इसमें हम 90 डिग्री की रोटेशन दे देंगे। अब जो रोटेशन देनी है, हम मान लो क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन देते हैं। फिर देखो, लो जरा ध्यान से समझने वाली बात है ये है। अब मान लो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देता हूं नीचे, ऐसे रोटेशन, चलो 90 की रोटेशन दे देता हूं। ये है इसके परपेंडिकुलर, तो इसे मैं देता हूं 90 डिग्री की रोटेशन। तो ये आ जाएगा ऐसे, ऐसे आ जाएगा। अब जो एरिया वेक्टर आप देख रहे हैं नीचे चला गया, तो जो मैग्नेटिक इस तरफ है, तो साइन 90 बन गया ना। तो साइन 90 1 होता है। एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल है वो बन गया 90 डिग्री का। तो इस वक्त मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसे कट करेंगी जब जे पोजीशन होगी। अब इसे मैं जरा निकाल देता हूं जे पोजीशन में। तो मैक्सिमम देखो, उस वक्त ईएमएफ मैक्सिमम हो गया। देखो मैक्सिमम यही पोजीशन जहां शो की है। अब इसे मैंने फिर ऐसे घुमा देना। अब जे पोजीशन पे आ गया मैं, ये ऐसे घूम गया। तो अब फिर मिनिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कट कर रही है। अब एरिया वेक्टर इधर हो गया, डायरेक्शन ही चेंज हुई है। तो ये कितने का एंगल बन गया? साइन ऑफ 180। साइन 180 आपको पता ही है 0 होता है। तो जहां ईएमएफ कितनी है? मिनिमम 0 इंड्यूस होगी। अब फिर जहां ऐसे आ गई, ये आ गई 270 की टर्न, ऐसे ऐसे कितनी टर्न आ गई? 270 की। देखो ध्यान से, ये 270 की टर्न आ गई। अब इसमें फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैक्सिमम कट करेंगी। साइन 270 की वैल्यू आप निकालोगे तो ये मैक्सिमम होगी, इन मैग्नीट्यूड 1 होगी। तो ये वैल्यू इस वक्त ईएमएफ मैक्सिमम है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे आ जाएगी, या 3T/4। अब इसको फिर दोबारा ऐसे टर्न दे देंगे। अब वही पोजीशन आ गई दोबारा, वैसे ही सेम पोजीशन आप देख रहे हैं। तो अब फिर जो ये एरिया वेक्टर इसके साथ 0 का एंगल बना रहा है,
तो इस वक्त भी ईएमएफ जीरो प्रोड्यूस होगी, मतलब मिनिमम प्रोड्यूस होगी। ऐसे जो ईएमएफ है ना लगातार चेंज होती रहती है जैसे जैसे ये घूमता है। तो फिर कैसा ग्राफ बनता है, ऐसी साइन वेव बनती है। ये जीरो जब 90 की टर्न दी तो जहां ईएमएफ मैक्सिमम 180 की टर्न होगी तो जीरो ईएमएफ, उसे T/2 बोलते हैं। ये T/4 है। फिर 3T/4 270 डिग्री, उस वक्त भी ईएमएफ मैक्सिमम। जब 360 की टर्न कंप्लीट होगी तो फिर ईएमएफ जीरो होगी। ये टाइम है। तो ये साइन वेव ऐसे चलती है जैसे जैसे ये बीच में जो आर्मेचर घूमता है। क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो इसको काटती है वो स्थिर नहीं है, वो चेंज होती रहती है ना। क्यों? क्योंकि आर्मेचर की पोजीशन चेंज हो रही है, उस मुताबिक ईएमएफ भी चेंज होती रहती है। लो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक्सप्रेशन बना लेते हैं। व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड विद द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ऐसे घूमती है ना, ये एंगुलर स्पीड कितनी है, W, द एंगल थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। जब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो ये इसके साथ ऐसे एंगल बनता है ना बीच में। आ देखो एरिया वेक्टर जो तीली लगाई हुई है ना, वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन शो करता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। उसके बीच में जो एंगल है इस फील्ड के बीच में वो क्या है, थीटा एंगल। ये बीच में जो एंगल बनेगा ना ऐसे, जो आप बीच में, ये कौन सा एंगल होगा, थीटा। थीटा मान के चलते हैं हम, वही चेंज होना ये एंगल। एंड द एरिया वेक्टर ए ऑफ द कॉइल एट एनी इंस्टेंट टी इज थीटा, हमने थीटा मान लिया। थीटा ओमेगा टी के बराबर होता है, ये आपने पढ़ा ही है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बटा टी, रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा होगा आपने। एज्यूमिंग थीटा इज इक्वल टू जीरो एट जब टी जीरो है तो थीटा जीरो है, ये एज्यूम करके चलते हैं। एज अ रिजल्ट द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस विद टाइम। ये मैंने आपको समझा दिया है। जो मैग्नेटिक फील्ड है विद टाइम चेंज होता है, जो एरिया उसे कट करता है। ये जो एरिया है ना इस कॉइल का, जब ऐसे चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे कट करता है। फिर देख लो एक बार, जैसे इसने ऐसे घूमना है ना इसके बीच में ऐसे, तो ये एरिया चेंज हो रहा है। मैंने आपको बताया जहां तो मिनिमम तो जहां मैक्सिमम हो जाता है। दो पोजीशनें ऐसी होती है जब मैक्सिमम एरिया कट करता है। द फ्लक्स एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये हमने पहले किया था। जो जो फ्लक्स है बी इंटू एरिया इन मैग्नीट्यूड, एरिया किसका है, इसका। फील्ड है जो बीच में जो हमने मैग्नेट्स रखे हुए हैं उनका, जो बीच में मैग्नेट रखे हुए हैं ना उनका फील्ड, वो कितनी है फील्ड स्ट्रेंथ, बी है। तो एरिया ऑफ द कॉइल है वो ए है। तो जो डायरेक्शन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, तो जो ये फाइव बी है, बी डॉट ए होता है, ऐसे आपने पढ़ा पहले, मैंने अच्छी तरह समझाया हुआ है पिछली वीडियोज में। तो ये बन गया बी ए कॉस थीटा। थीटा जो एंगल है बी एंड ए के बीच में मान के चलते हैं तो ये बन गया बी ए। थीटा किसके बराबर है, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी के बराबर। ये बन गया बी ए कॉस ओमेगा टी। ऑन फैराडे लॉज के मुताबिक द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर रोटेटिंग कॉइल ऑफ एन टर्न्स हमने मान ली इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बटा डी टी। ये फैराडे के लॉ के मुताबिक ये भी हमने इक्वेशन की है। अब फाइव की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, माइनस एन डी, जहां ब्रैकेट डाल लो जरा, लो इतने ब्रैकेट डाल देते हैं जरा, ठीक लगता है ऐसे ऐसे। लो इसमें बी ए को कांस्टेंट है माइनस एन बी ए डी कॉस ओमेगा टी बटा डी टी, इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। माइनस एन बी ए माइनस साइन ओमेगा टी बन गया इनटू ओमेगा, ये डिफ्रेंशिएशन से आया है। माइनस से माइनस कट गया तो ये बन गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये इस सारी वैल्यू को हम ई नॉट लिख देते हैं। The instantaneous value of the EMF is equal to NBA sin omega t. Induced EMF is maximum. कब मैक्सिमम, जहाँ sin omega t प्लस होगा जहाँ माइनस होगा तभी मैक्सिमम होगी। वो दो पोजीशनें मैंने आपको बताती है प्रैक्टिकली भी। जब sin omega t प्लस वन होगा, प्लस वन कब होगा, जब 90 डिग्री पर होगा। sin 90 ओमेगा t 90 है ना, sin 90 कितना होता है, 1 के बराबर। दूसरी पोजीशन थी साइन 2
70 डिग्री, ये वैल्यू -1 आनी है, आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि -1 आती है, ये 1 ये -1, ये इस समय ही मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होती है, एक प्लस में एक माइनस में। तो ये NBAW को हमने E0 लिख लिया, देयरफॉर E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। सिंस द वैल्यू ऑफ द साइन फंक्शन वेरीज बिटवीन +1 एंड -1, जो साइन की वैल्यू है आपको पता ही है +1 और -1 में वेरी करती है, देयरफॉर द साइन और पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ चेंजेस विद टाइम, इसलिए जो ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है विद टाइम, जो मैंने अच्छी तरह साइन वेव में बता दिया आपको। द ईएमएफ हैज इट्स एक्सट्रीम वैल्यू, कब सबसे ज्यादा वैल्यू होती है 90 डिग्री और 270 डिग्री। एज द चेंज ऑफ फ्लक्स इज ग्रेटेस्ट एट दीज पॉइंट्स, इस समय मैक्सिमम फ्लक्स कट करता है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस पीरियोडिकली एंड देयरफॉर द करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि जो डायरेक्शन है करंट की लगातार चेंज हो रही है, इसलिए इसे कौन सा करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अगर ओमेगा को आपको पता ही है 2 पाई म्यू ये फ्रिक्वेंसी है, तो E इज इक्वल टू E0 साइन 2 पाई म्यू टी, वेयर म्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द जनरेटर, जहां फ्रिक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है ईएमएफ। लो एक बार फिर समझ लो हम जहां से चलते हैं इस पोजीशन से, ये परपेंडिकुलर, ये फील्ड है, जो ये सट्रा है ना, ये फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इस पोजीशन पर चले तो इस वक्त फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ये एरिया वेक्टर की इधर डायरेक्शन है, तो एंगल बीच में 0 हुआ, तो मिनिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब इसको घुमा देते हैं ऐसे, ऐसे घूम गया, अब फील्ड ये आ गया 90 का एंगल आ गया एरिया वेक्टर और फील्ड में, तो साइन 90 कितना होता है 1। अब जो ईएमएफ है मैक्सिमम इंड्यूस होगी, जहां से चेंज होगी 0 से बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ऐसे चेंज होगी। अब फिर घटनी शुरू हो जानी है, धीरे धीरे घटती जाएगी, फिर इस पोजीशन में आके जो ये पोजीशन आई है आप देख रहे हैं, अब ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, फिर 0 का एंगल 0 तो नहीं आएगा ना, ये आ गया 180 का, 180 का मतलब साइन 180 0 होता है, तो तब ये एरिया वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो तब भी इसमें मिनिमम ईएमएफ बनेगी। अब फिर चेंज कर लो, अब ये आ गया 270 का एंगल, ये 270 का एंगल फिर बीच में एंगल 270 का बन गया, फिर ईएमएफ मैक्सिमम होगी ना उल्ट डायरेक्शन में, -1 होगी ना वैल्यू। तो इसके बाद इससे थोड़ा मैं ठीक कर दूं, ऐसे घूमना नहीं ना, तो अब ये फिर वही पोजीशन आ गई सेम ही, तो अब फिर ईएमएफ कितनी होगी 0। ऐसे ईएमएफ लगातार चेंज होती है, कहने का मतलब जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो चेंज होता है, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये था सारा जनरेटर का प्रिंसिपल और वर्किंग, कैसे वर्किंग होती है।